नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा के चुनाव की। देखिए, फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अगले महीने चुनाव आयोग चुनावों की तारीख का भी ऐलान कर देगा। पिछले अगर 5 साल पहले की बात करें, 2020 में 8 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने दूसरी बार शानदार बहुमत से जीत दर्ज की थी। लेकिन क्या इस बार वो अपनी पुरानी जीत को दोहरा पाएंगे? 2015 और 2020 की जीत को फिर से दोहरा पाएंगे, या इस बार बीजेपी वहां पर बाजी मार लेगी? इन सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में तलाश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिन्होंने इस वीडियो को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और जैसा कि होता है, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, उसके बाद अब दिल्ली में चुनाव होने हैं। तो दिल्ली का जो चुनावी पारा है वो धीरे धीरे चढ़ने लग गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी जोर शोर से चुनाव के मैदान में जुटी हुई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लोक लुभावनी योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अब चुनाव के नतीजे क्या होंगे, इस बार कौन सत्ता में आएगा, किसका पलड़ा भारी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने 2015 में दिल्ली में 67 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की थी। दिल्ली में टोटल 17 सीटें हैं, तो आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती थी। 55% वोट उसे अकेले मिल गया था, अपने दम पर उसे 55% वोट हासिल हुआ था। दूसरी तरफ बीजेपी को तब 32% वोट मिला था, लेकिन बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई थी और आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली थी। उसके बाद 2020 में फिर चुनाव हुए, फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में मुकाबला हुआ। आम आदमी पार्टी ने फिर 62 सीटें जीतकर शानदार बहुमत से फिर से सरकार बना ली। आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट 1% के करीब कम हुआ, फिर भी उसे 54% के करीब वोट मिले, अपने दम पर अकेले वोट मिले और 62 सीटें उसने जीती। बीजेपी का वोट परसेंट 6% बढ़ा, उसे करीब 38% वोट मिला। जो 32 पहले था वो 38% हो गया। लेकिन उसकी सीटें अगर हम बात करें तो 3 से बढ़ के 8 हो पाई। 5 सीटों का इजाफा हुआ, 8 सीटें बीजेपी जीत पाई और पहले से प्रदर्शन उसका बेहतर हुआ, वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन वो सत्ता से काफी दूर रही। दिल्ली में जो तीसरी प्रमुख पार्टी है वो कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन 2015 में भी खराब रहा, 2020 में भी खराब रहा। 2015 में उसको करीब अगर हम बात करें तो 10% के करीब वोट मिले थे, लेकिन 2020 में वो वोट परसेंट घट के 5% ही रह गया। अब इस चुनाव में क्या होगा, किसका वोट प्रतिशत बढ़ेगा, किसकी सीटें बढ़ेंगी, इस बात पर सारी नजरें लगी हुई हैं। तो सबसे पहले अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें कि आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है आज के दिन, देखिए, आम आदमी पार्टी 10 साल से दिल्ली में लगातार सत्ता में है, तो एक जाहिर सी बात है उसके खिलाफ जो सत्ता विरोधी लहर होगी, जो नाराजगी होगी, वो निश्चित रूप से होगी, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो 10 साल से सत्ता में है वो हार ही जाएगा। हमने अभी हरियाणा में देखा है कि 10 साल बीजेपी सत्ता में थी, ये भी कहा जा रहा था कि उसके खिलाफ हम एक सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन बीजेपी ने पहले से भी ज्यादा सीटें हरियाणा में जीत दर्ज कर ली। तो ये जरूरी नहीं है कि आम जो एक सत्ता विरोधी लहर है उसका नुकसान उठाना ही पड़े। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप चुनाव कैसे लड़ते हैं, कैसे आप चुनाव का प्रबंधन करते हैं, कैसे आप जनता के बीच में जाते हैं। काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है। इसी प्रकार हमने देखा महाराष्ट्र में भी बीजेपी दोबारा सत्ता में, लगातार दोबारा सत्ता में आने में कामयाब रही है। दोबारा क्या, तीसरी बार सत्ता में आने में कामयाब रही है। इसी प्रकार अगर हम झारखंड में बात करें, झारखंड में भी हाल में चुनाव हुए हैं, तो वहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल के बाद लगातार फिर दोबारा सत्ता हासिल की है। तो सत्ता विरोधी लहर होती भी है, कई बार वो काम करती भी है, कई बार वो काम नहीं भी करती है। तो आम आदमी पार्टी ने जो एक दिल्ली में उससे 10 साल का कार्यकाल है, उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर लोगों की नाराजगी भी है, विकास के कार्यों को लेकर भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा इसका जिम्मेदारी केंद्र पर डालती है। क्योंकि जो दिल्ली सरकार है, जो दिल्ली का जो एक प्रशासनिक ढांचा है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आधे से ज्यादा अधिकार वहां पर केंद्र सरकार के पास है, एलजी के पास है। लॉ एंड ऑर्डर हो गया, लैंड के इशू हो गए, और बाकी जो एमसीडी में भी बहुत सारी चीजें कुछ सेंटर के अंडर में होती है, कुछ स्टेट के अंडर में होती है। तो इस प्रकार एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और उसमें जब भी कोई बात होती है तो आम आदमी पार्टी उसकी जिम्मेदारी सेंटर पर डालती है, और जो केंद्र सरकार है या जो एलजी है वो उसकी जिम्मेदारी आम आदमी पर डालते हैं। तो एक विवाद चले आ रहा है, ये विवाद भी एक जनता के बीच में है, जिस जनता को फैसला करना है कि भाई चुनी हुई सरकार का अधिकार ज्यादा होते हैं या फिर केंद्र के अधिकार ज्यादा होंगे दिल्ली में। ये भी फैसला इस चुनाव में जनता को करना है, क्योंकि आपको याद होगा कि पूर्व में कोर्ट ने ऑर्डर किए थे, कोर्ट ने अधिकारों को लेकर एक व्यवस्था दी थी और उसमें स्पष्ट किया था कि क्या अधिकार दिल्ली सरकार के हैं, क्या अधिकार केंद्र सरकार के हैं। लेकिन
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिफ्यूज करने के लिए, उस ऑर्डर को निष्क्रिय करने के लिए दिल्ली का जो कानून है, दिल्ली राज्य के गठन संबंधी जो कानून है, उस कानून में संशोधन कर दिया था और संशोधन करने के बाद ज्यादातर अधिकार एलजी को दे दिए थे। तो ऐसे में ये भी जनता को तय करना है कि किसके पास वो किसके साथ है, वो दिल्ली के अधिकारों को लेकर क्या सोचती है, क्या चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए या एलजी के पास होना चाहिए। इस पर निर्णायक फैसला इस चुनाव में जनता करेगी। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार दिल्ली में सत्ता में आने के लिए प्रयास कर रही है, लगातार डटी हुई है। और अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, हाल में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर से 7 सीटें लगातार तीसरी बार जीती हैं। जो 2014 में, 2019 के बाद 2024 में बीजेपी ने लोकसभा की 7 सीटें जीत कर एक शानदार हैट्रिक बनाई है। लेकिन लोकसभा में तो बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन विधानसभा में वो प्रदर्शन नहीं कर पाती है। कोशिशें इस बार भी हैं, इस बार भी बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है कि प्रदर्शन बेहतर किया जाए। उसमें केजरीवाल सरकार की विफलताओं को लगातार गिना रही है। जो शराब घोटाला हुआ था, जिसमें अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए खुद जेल गए थे, उसके बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल गए थे, उनसे पहले और भी कई अधिकारी इसमें पकड़े गए थे, कई उनके पार्टी के लोग पकड़े गए थे। तो इस मामले को बीजेपी एक मुद्दा बना रही है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जो दिल्ली में थी वो बेहद करप्ट सरकार थी और उसने शराब के नाम पे घोटाला किया। एक भ्रष्टाचार का मुद्दा जिसपे ये कहा जाता था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए, और उसी अरविंद केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। न सिर्फ आरोप लगाया, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई, खुद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हुई मुख्यमंत्री के रूप में, शराब घोटाले में शामिल होने के रूप में। तो ये एक बड़े मुद्दे को बीजेपी जनता के सामने लेकर जा रही है। तो ये भी एक बीजेपी के लिए मुद्दा है कि क्या भ्रष्टाचार के नाम पे दिल्ली की जनता क्या सोचती है, क्या उसे लगता है कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी वास्तव में भ्रष्ट है या फिर वो राजनीति के शिकार हुए हैं। ये भी इस चुनाव में जनता को तय करना है। इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबसे असरदार मुद्दा है, जिसका असर वास्तव में जमीन पर होगा, वो होगा मुफ्त की योजनाएं, फ्री की योजनाएं। इसका असर सबसे ज्यादा होता है। ये माना जाता है कि चुनाव में इसका असर सबसे ज्यादा हो रहा है। दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के बाहर भी चुनाव में हो रहा है कि जनता चाहती है कि सीधे उसे क्या फायदा मिले। खासकर जो गरीब जनता है, जो मिडिल क्लास की जनता है, वो इस बात को काफी देखती है। महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुए तो जहां पर बीजेपी की जीतने की उम्मीद नहीं थी, तो बीजेपी या महायुति जो गठबंधन है वो शानदार जीत दर्ज कराने में सफल रहा। तो इसके पीछे एक योजना ये भी बताई जा रही है कि जो लाडली बहन योजना है, जिसमें हर महिला को, महिला मुखिया को परिवार की 1500 रुपये महीना मिलता है। तो वहां पर 3-4 महीनों का एक साथ मिला तो 5000, 10,000 रुपये, इस तरह से बहुत काफी पैसा महिलाओं को घर में आया। तो इससे एक जीत में बड़ी निर्णायक भूमिका रही, क्योंकि महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया, वहां पर महायुति को वोट किया। तो ऐसी योजना अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से ठीक पहले शुरू किया, जिसमें घर की महिला को 500 रुपये महीना देने की बात है। हर महीने 500 रुपया, यानी हर महीने 1000 रुपया, यानी एक साल में 12,000 रुपया। तो ये एक जो गरीब महिलाएं हैं, जो एक जरूरतमंद महिलाएं, उनको 1000 रुपया महीना देने की बात है। तो इस प्रकार 12,000 रुपये महीना देने की योजना दिल्ली में शुरू हो चुकी है। तो ये योजना भी एक लोक प्रभावनी योजना हो सकती है, जिसका असर महाराष्ट्र में देखा, उसी प्रकार असर दिल्ली में भी हो सकता है। दूसरा, दिल्ली में बिजली के बिल पे सब्सिडी पहले से चल रही है, और जो छोटे घर है उसमें पानी के बिल पे सब्सिडी पहले से चल रही है। तो मुझे लगता है कि इन योजनाओं का भी चुनाव में कोई न कोई असर देखने को मिलेगा। इसके प्रकार जैसे दिल्ली में महिलाओं को बस में यात्रा फ्री है, टीटीसी की बसों में महिलाएं फ्री यात्रा कर सकती हैं, तो इसका भी एक महिलाओं में इम्पैक्ट है। हमने ये भी देखा है कि पिछले लंबे समय से जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वो महिलाओं को टारगेट करके योजनाएं बना रही है ताकि सीधे फायदा महिलाओं के अकाउंट में जाए, सीधे फायदा महिलाओं को हो, और जब वोटिंग हो तो उसमें महिलाओं का एक मुश्त वोट उसी पार्टी को मिले जिस पार्टी ने योजना शुरू की। क्योंकि महिलाओं की हिस्सेदारी, करीब महिला वोटर की संख्या 48 से 49% के करीब है, और जो महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज है वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा होता है। पुरुष वोट डालने कम जानते हैं कामकाज की वजह से या किसी और वजह से, लेकिन महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा होता है। ये पिछले कई सालों से हम वोटिंग ट्रेंड में देख रहे हैं। तो इसलिए ये जो महिलाओं से जुड़ी हुई आम आदमी पार्टी की योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ उसे फिर मिल सकता है। पहले भी उसे इन योजनाओं का लाभ मिला है। हालांकि जो बीजेपी है वो ये तो नहीं कह रही कि हम सत्ता में आएंगे तो योजनाओं को बंद कर देंगे। बीजेपी भी इससे मिलती जुलती योजनाएं पेश कर रही है और उसने दूसरे राज्यों में पेश की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब लोगों को लगता है कि जो सरकार पहले से दे रही है तो हम नहीं पे भरोसा करने के बजाय जो अभी चल रहा है उसी को चलने दें। तो ये एक आम आदमी पार्टी के पक्ष में बड़ा अच्छा है, चुनावी मुद्दा है, जिसको उसको फिर फायदा मिल सकता है। लेकिन जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो इस मामले में, इस बार के दिल्ली के चुनाव को लेके एक और बात कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि दिल्ली में जो इस बार चुनाव होंगे उसमें काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कांग्रेस की भूमिका क्या रहती है। क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी,
जैसे उसने कुछ लोकसभा चुनाव के दौरान लड़ा था। हालांकि आम आदमी पार्टी ने मना कर दिया, उसने कहा हम दिल्ली में चुनाव अकेले लड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हरियाणा में भी अभी हाल में चुनाव हुआ था तो अलग अलग लड़े थे, गठबंधन नहीं हो पाया था। तो दिल्ली में भी होने के आसार नहीं है। अगर स्थान मिलकर लड़ते हैं तब तो फिर आम आदमी पार्टी को सीधे फायदा है उसका, क्योंकि कांग्रेस का 5% वोट तो अभी भी है, पिछली बार 5% मिला था, तो 5 से 10% वोट उसका अभी भी है। लेकिन अगर कांग्रेस अलग से दिल्ली में चुनाव लड़ती है और वो अपना वोट परसेंटेज 10% तक ले जाती है, 10-12% तक वो वोट अपने दम पर कांग्रेस अकेले ले आती है, तो इसका ये माना जा रहा है कि असर आम आदमी पार्टी को होगा। इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है, उसका वोट परसेंटेज कम हो सकता है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो ये विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में बीजेपी को अच्छे प्रदर्शन के लिए जरूरी है कि जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय हो जाए। कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे, कांग्रेस 10, 12, 13, 15% तक वोट हासिल करे और 6, 7, 8 सीटें कांग्रेस जीते, तो इससे जो कांग्रेस वोट काटेगी ज्यादातर आम आदमी पार्टी का ही काटेगी। तो इससे आम आदमी पार्टी के वोट कम हो जाएंगे, आम आदमी पार्टी की सीटें भी कम हो जाएंगी और कांग्रेस और बीजेपी का जो एक मुश्त वोट है, जो बीजेपी का वोटर है 32-33%, वो दिल्ली में फिक्स रहता है। कितनी भी बुरी स्थिति हो, जब बीजेपी की 3%, बीजेपी की सिर्फ 3 सीटें आई थी, दिल्ली में सबसे खराब प्रदर्शन हुआ था 2015 में, उस समय भी बीजेपी को 32-33% वोट मिला था, लेकिन सीटें 3 ही आई थी। लेकिन अगर कांग्रेस 15% वोट हासिल करती है, कांग्रेस 10 सीटें हासिल करती है और बीजेपी 33% अपने वोट को रिटेन करके रखती है, तो बीजेपी का जो वोट परसेंट, जो बीजेपी की जो सीटें हैं, वो बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं, बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं और आम आदमी पार्टी की सीटें अच्छी खासी संख्या में घट सकती हैं। तब फिर लड़ाई एक डिफरेंट हो जाएगी। तो क्या लेकिन कांग्रेस की स्थिति सुधरने की संभावना है? देखिए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने काफी इंप्रूव किया है, देश भर में इंप्रूव किया, उसकी सीटें करीब करीब दोगुनी हो गई, 99 करीब सीटें उसकी हो गई। लोकसभा चुनाव का इम्पैक्ट लेकिन दूसरा है, दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, तो इसलिए दिल्ली में बहुत ज्यादा उम्मीद की संभावना तो नहीं है। दूसरा क्या है कि दिल्ली में जो कांग्रेस का चूंकि बहुत कमजोर हो चुकी है, इसलिए जो वोटर है, जो कांग्रेस का वोटर है, जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम कांग्रेस को वोट किया, लोकसभा चुनाव में मुस्लिम ने कांग्रेस को खुल के वोट किया, खासकर उन जगहों पे जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी, वहां पर किया, जैसे केरला में किया और यूपी के कुछ इलाकों में किया जहां पर समाजवादी पार्टी के साथ वो गठबंधन में थे। इसके अलावा भी और कई साउथ के राज्यों में किया, लेकिन दिल्ली में नहीं किया, क्योंकि दिल्ली में जो मुस्लिम वोटर है उसे लगता था कि जो जीत की संभावना कांग्रेस की नहीं है, अगर जीतेगी तो बीजेपी के अलावा जो अगर कोई पार्टी जीत सकती है तो आम आदमी पार्टी जीत सकती है, तो उसका वोट आम आदमी पार्टी को गया। तो लोकसभा चुनाव में भी ये, विधानसभा चुनाव में ये संभावना बनी हुई है कि जो मुस्लिम वोटर है, जो कांग्रेस का वोटर है, वो अभी भी उसकी कोशिश ये होगी कि वो अगर बीजेपी को वोट नहीं करना चाहता है तो वो दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी को वोट करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि अगर बीजेपी को हराना है तो दिल्ली में कांग्रेस नहीं हरा सकती, बीजेपी को हराना है तो आम आदमी पार्टी हराएगी। तो ऐसे में जो कांग्रेस को बहुत ज्यादा वोट बढ़ने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बढ़ता है, कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है, तो इससे फिर आम आदमी पार्टी को के लिए चुनौती पैदा होगी। इसके अलावा अभी हालांकि चुनाव में समय है, मुद्दे बनते बिगड़ते रहते हैं, हवा क्या रुख लेती है इसमें अभी समय है, महीना 1.5 महीना है। तो मुझे लगता है कि आगे हम इस पर फिर एक वीडियो बनाएंगे, फिर एक विश्लेषण करेंगे, फिर एक जानकारी आपको अपडेट करेंगे। ये वीडियो